आज हम लोग युग्म शब्द पढ़ेंगे। युग्म शब्द का परिभाषा इस प्रकार है, जिससे अक्षर का उच्चारण में थोड़ा हेर फेर हो किंतु अर्थ भिन्न हो, युग्म शब्द कहलाते हैं। मतलब सिर्फ उच्चारण में केवल थोड़ा ही हेर फेर हो, लेकिन उसका अर्थ बिल्कुल भिन्न होता है, अलग होता है, उसी को युग्म शब्द कहते हैं। यहाँ क्लास 12th में तो खैर कभी कभी पूछा जाता है, लेकिन जानना बहुत ज़रूरी है हम लोगों को। शब्द और अर्थ ये जानते हैं। सबसे पहले ये अंगना, ये अंग इस तरह के बोलागा। उस अंगना का अर्थ होता है आंगन, घर का आंगन जो रहता है। और ये अंगना सीधे अंगना बुलाता है, उसका अर्थ स्त्री होता है। ये बोलने से लगभग सेम ही लगता है, लेकिन इसका बहुत ही अंतर हो गया, कहाँ पर आंगन और कहाँ पर स्त्री। फिर अभिराम, इस अभिराम का अर्थ होता है सुंदर, और ये अविराम का अर्थ होता है लगातार या निरंतर। ये हम लोग जो लिखा हुआ है उसको पढ़कर इसका जान सकते हैं, बस थोड़ा प्रैक्टिस रहेगा और थोड़ा पढ़ भी रहेंगे तब। अवलंब, सहारा, इसका अर्थ होता है यहाँ पर अविलंब, ये शीघ्र होता है, मतलब शीघ्र मतलब जल्दीबाजी। अवलंब मतलब सहारा, अविलंब मतलब शीघ्र। उसके बाद अशक्त, जिसको असमर्थ या शक्तिहीन कहते हैं, इस अशक्त का मतलब। और यहाँ पर आसक्त, विरक्त, अशक्त मतलब विरक्त, जो विरक्त कवि रहते हैं वही विरक्त है यहाँ पर। तो यहाँ पर बोलने से भी अर्थ अस्पष्ट हो सकता है। यहाँ पर अशक्त और यहाँ पर अशक्त, ये स का इसमें सिर्फ थोड़ा हेर फेर है। फिर आगम, आगम का मतलब हो गया दुर्लभ या अगम्य। फिर आगम, प्राप्ति या शास्त्र, ये सिर्फ थोड़ा बोलने में सिर्फ हेर फेर है, नहीं तो इसका अर्थ पूरा अलग है। अरि का अर्थ होता है शत्रु, और यहाँ पर ये अरि संबोधन स्त्री के लिए किया जाता है, कहता है अरे वो कहाँ जा रही हो, तो यहाँ पर अरि का अर्थ ये है। अक्ष, यहाँ पर धूरी, ये अक्ष का मतलब धूरी हो गया। और यक्ष, इसका एक देव योनि है, देव योनि मतलब देव की योनि। आली मतलब होता है भौरा, ये इस तरफ, यानी कि हर्षिकार ल में लगा रहेगा तो वो उसका अर्थ भौरा हो जाता है, और दीर्घिकार रहेगा लगा हुआ तो वहाँ पर सखी अर्थ हो जाता है। फिर अवधि, फिर यहाँ पर भी हर्षिकार ध में रहेगा तो काल या समय हो जाएगा, और जहाँ पर अवधि रहेगा वह अवध देश की भाषा वे हो जाता है। अवध देश की भाषा ये एक समय भारत में ही था, लेकिन वह पूरा जो देश टुकड़ों टुकड़े में बांटा था वो अब एक ही नाम से पुकारा जाता है, भारत देश। या इस आदि का मतलब जो हर्षिकार द में लगा हुआ है ई, उसका अर्थ होता है आरंभ इत्यादि, इस आदि का मतलब। फिर उसके बाद इस आदि जो यहाँ पर दीर्घिकार दिया हुआ है उसका मतलब होता है अभ्यस्तक या अदरक। फिर यहाँ पर आरती लिखा हुआ है, फिर हर्षिकार आरती रहेगा लिखा हुआ, वहाँ पर विरक्ति या दुख अर्थ होता है। और इस आरती जो दीर्घिकार तल में लगा हुआ है उस आरती का मतलब धूप दीप दिखाना होता है, जो भगवान जी को या किसी पूजा में हम लोग दिखाते हैं। उसके बाद आर्त, इस आर्त का मतलब दुखी होता है, और यहाँ पर आर्द्र है, इस आर्द्र का मतलब गीला होता है। यहाँ पर आर्त और आर्द्र है। यहाँ पर कुल, इस कुल का मतलब होता है वंश। क्या हाँ हाँ पढ़ाई चलिए। हाँ दाया थी तो बाहर दिले अगरबत्ती खाइयो ले आइयो। हम लोग काजल खा ली केरा पत्ता पर रही तुम्हें कथी के देखै छी बात सही है। पावनी के पाइयो घर में दे सुन ना। हाँ धो दै छी, कहियो कहियो खाली 3-4 दिन पर ऐसे बाहर रहते रहे छी। पद है कुल, एक कुल का मतलब होता है वंश, एक कुल का मतलब होता है किनारा। बस यहाँ पर भी हर्षु दुर्गु का अंतर है।
जहाँ पर हर्ष उ रहेगा वहाँ पर वंश उस कुल का मतलब हो जाएगा। जहाँ पर ये वाला रहेगा दुर्घुकार वहाँ पर किनारा हो जाएगा। बस हम लोग को जब पढ़ते वक्त इस तरह के बात को ध्यान में रखेंगे। कृति का मतलब हो गया रचना, और इस कृति का मतलब हो गया निपुण या पुण्यात्मा, जो पुण्य की आत्मा रहता है वो। बस यहाँ पर भी हर्षि दीर्घ का मतलब है, ये आपको याद रखना होगा। एक कृति, यहाँ पर कृति है, इसका है मृग चर्म, यानी कि जो मृग एक तरह से जानवर है हिरण के ही प्रजाति का, उसका चमड़ा इस कृति का मतलब हो गया। और यहाँ पर कीर्ति, कीर्ति मतलब यश, यश मतलब बल होता है या ताकत होता है। यहाँ पर कली, कल ये भी समान बोला जाता है, लेकिन यहाँ पर भी लेखन में थोड़ा अंतर है। यहाँ पर दीर्घिकार है, उस इसका मतलब हो गया अर्ध खिला फूल। जो फूल हम लोग देखते हैं आधा खिला हुआ रहता है उस फूल को कहते हैं। और कली, जो हर्ष ई रहता है वहाँ पर कली युग, मतलब इस जो युग है उसी कलयुग का है। फिर यहाँ पर कपि, कपि यहाँ पर भी अंतर उसी प्रकार है। हर्षि दीर्घिकार, जहाँ पर दीर्घिकार रहता है कपि में, पी में, वहाँ पर घिरनी अर्थ हो जाता है। और जहाँ पर हर्ष ई रहता है उस प में, मतलब कपि, उस अर्थ हो जाता है बंदर। फिर कूट, इस कूट का मतलब जो दुर्गुकार है उस कूट का मतलब पहाड़ की चोटी या दफ्ती हो जाता है। और इस कूट का मतलब जो हर्ष वो है वहाँ पर किला या घर हो जाता है। इस तरह के अंतर हम लोग को बस सिर्फ देख के पता कर सकते हैं। गुड़ का मतलब हो गया ये शक्कर हो गया, और ये गुड़, गुड़ का मतलब हो गया गंभीर। फिर चीर, ये हर्ष ई है च में, तो उसका अर्थ हो गया पुराना, और दीर्घ ई है तो उसका अर्थ हो गया कपड़ा। फिर यहाँ पर चूर, जो दीर्घ दीर्घ ऊ है वहाँ पर कान या चूर्ण हो गया उस चूर का मतलब। और यहाँ पर भी दीर्घ ऊ है, लेकिन यहाँ पर ये बड़ी र है तो वहाँ पर चोटी या सिर हो गया, चोटी होता। और यहाँ पर चीता, हर्ष ई वहाँ जहाँ पर रहे तो वहाँ पर सबके लकड़ी का ढेर, जहाँ पर लाश को जलाया जाता है वहाँ पर चीता, इस चीता वही अर्थ होता है। और यहाँ पर इस चीता का मतलब होता है जो शेर के प्रजाति का एक जानवर है, वही चीता का मतलब होता है। फिर यहाँ पर चूत, एक आम का पेड़ है, चूत आम का पेड़ का भी कहते हैं। और च्यूत जो गिरा हुआ, यानी कि एक तरह से पतित, च्यूत का अर्थ होता है। जगत, कुएं का चौतरा होता है, जैसे यहाँ पर कुआं है इस तरह कुआं है, और वहाँ पर ये इस तरह के चारों ओर से जो रहता है उसी को चौतरा कहते। तो इस जगत का मतलब कुआं, और यहाँ पर जो जगत दिया हुआ है उसका अर्थ हो गया संसार। तो इस तरह के और समानार्थी युग्म शब्द के बारे में जानते हैं। जघन्य, इसका अर्थ होता है गर्हित या शूद्र। शूद्र एक नाम है जो जघन्य का मतलब होता है, और वहाँ पर जघन जिसका अर्थ नितंब होता है। टूक, यहाँ पर थोड़ा, और टोंटा ये बंदूक का कारतूस है, मतलब बंदूक में जो काम किया जाता है उसी को टोंटा कहते हैं। और यहाँ पर टूक का मतलब थोड़ा, जैसे दो टूक यानी कि थोड़ा। डीठ, यहाँ पर दृष्टि देखना हो गया, और जो यहाँ पर धीठ है उसका अर्थ निडर हो गया, जैसे बड़ा धीठ है ये आदमी, इस तरह कहा जाता है तो वहाँ पर ये धीठ हो गया। तराका, यानी कि यहाँ जल्दी, इस तराका का मतलब जल्दी हो गया। तराग, यहाँ पर तालाब इसका अर्थ होता है। फिर यहाँ पर तरनी, ये इस तरह के तरनी जो हर्ष ई है न में, वहाँ पर उसका अर्थ सूर्य हो गया। और दीर्घ ई है न में तो वहाँ पर नाव हो गया। इस तरह के अंतर है तरनी और तरनी में। तक्र का मतलब हो गया मट्ठा, जो हम लोग यूज करते हैं खाने में वो। और ये तर्क का मतलब हो गया बहस, यहाँ पर तक्र है और यहाँ पर तर्क है, तो बहस। और यहाँ पर मट्ठा। तरी, यानी कि तरी ये गीलापन है, जैसे ईंट में तरी होता है तो वही, यानी कि उसको गीलापन किया जाता है। और इस तरी का मतलब हो गया नाव।
तुरंग का मतलब हो गया घोड़ा और तरंग का मतलब लहर। ये दारू का मतलब हो गया लकड़ी और यहाँ पर भी दारू का मतलब शराब। यहाँ पर जो दारू है ध्यान से देखिए, ये वाला रूह है, ये दारू का मतलब लकड़ी हो गया। और जहाँ पर ये रहता है अक्षर लिखा हुआ इस तरह के रूह, यहाँ पर शराब इस अर्थ होता है। दारू और दारू में ये अंतर है। उसके बाद द्वीप का मतलब होता है हाथी और ये द्वीप का मतलब होता है टापू। उसके बाद दाई का मतलब होता है देने वाला यानी कि जवाबदेही, जो जवाब देता है उसी को दाई कहते हैं। और एक दाई है जो दासी या धात्री है, मतलब नौकरानी होता है। इस दाई का मतलब जिसमें ये राता लिखा हुआ उस दाई का मतलब नौकरानी होता है या दासी होता है। निहत का मतलब मरा हुआ होता है। एक निहित का मतलब छिपा हुआ या संलग्न रहता है। फिर यहाँ पर नीर और नीर, ये दोनों में अंतर समझना है। इस नीर का मतलब हो गया जल और ये बड़ी र वाला का मतलब हो गया घोंसला। क्या कहो, बाद में आएंगे। और फिर एक नियत का मतलब होता है निश्चित और ये नियत का मतलब होता है मंशा या इरादा। ये सिर्फ यहाँ पर भी हर्षी दीर्घी में अंतर है, ये देख देख कर समझ लीजिए। नागर का मतलब होता है शहरी चतुर व्यक्ति और एक नगर का मतलब होता है शहर। निमित्त का मतलब होता है हेतु, जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं हेतु वे अर्थ है। नमित का मतलब होता है झुका हुआ। नाय का मतलब तरह या समान और ये नाय का मतलब हजाम। यहाँ पर दोनों नाय समान है, पर जहाँ पर वाक्य लिखा रहेगा उसके अनुसार हम लोग अर्थ स्पष्ट कर सकते हैं। फिर निशान का मतलब हो गया झंडा और जहाँ पर निशान वहाँ पर चिन्ह है। यहाँ पर सिर्फ स में अंतर है, बोलने में आपको बोलना आना चाहिए श और स। प्रदीप का मतलब हो गया दीपक और प्रतीप का मतलब हो गया उल्टा विशेष काव्य अलंकार। प्रसाद का मतलब हो गया कृपा या भोग और एक प्रासाद का मतलब महल। यहाँ पर आकार का सिर्फ अंतर है तो इसका इतना बड़ा अंतर हो जाता है। कहाँ पर कृपा या भोग और प्रासाद का मतलब महल। प्रणय का मतलब होता है प्यार प्रेम। परिणय का मतलब होता है विवाह। ये दोनों लगभग बोलने में समान रूप से बोला जाता है। प्रमाण का मतलब सबूत या माफ होता है और प्रणाम का मतलब नमस्कार होता है। फिर पाशु पशु, पाशु का मतलब धूली या बाल होता है और यहाँ पर जानवर पशु का मतलब होता है। ये परीक्षा, ये जब इस तरह के ली रहेगा तो उस परीक्षा का मतलब कीचड़ होता है और जहाँ पर ये वाला परीक्षा रहेगा ये तो वहाँ पर इम्तिहान होता है। ये परीक्षा दोनों सही रहता है लेकिन बस अर्थ हम लोगों को पता नहीं रहता है इस परीक्षा का मतलब क्या होता है इस परीक्षा। उसके बाद है पथ्य, यहाँ पर रोगी का भोजन, जो रोगी का भोजन दिया जाता है उसी को पथ्य कहते हैं। और एक पथ होता है जो रास्ता जिसको कहते हैं। फिर एक पूरा का मतलब होता है नगर या गांव, सॉरी यहाँ पर पूर। जब ये वाला पूर रहेगा तो वहाँ पर अर्थ होता है नगर या गांव होता है और जहाँ पर दूर ऊ रहेगा वहाँ पर बाढ़ या अधिक्य अर्थ होता है उस पूर का। फिर यहाँ पर फन मतलब होता है एक कारीगर भी कहा जाता है और एक कला होता है। और ये जब बड़ी ना रहेगा फ के साथ तो वहाँ पर सांप का फन होता है, जो यानी कि ये सांप है और ये फुफकारता है तो इस तरह के जो दृश्य रहता है उसी को फन कहते हैं हम लोग। और है कुछ यहाँ पर बुरा का अर्थ होता है शक्कर और एक यहाँ पर ये बुरा का अर्थ होता है खराब। बस ये यहाँ पर भी हर्ष दुर्गु में अंतर है। फिर इसके बाद है व्रण, यहाँ पर घाव होता है व्रण का मतलब और यहाँ पर वर्ण जिसका रंग या अक्षर होता है अर्थ।
फिर भंगी का अर्थ होता है लहर या टेढ़ापन, और ये भंगी का मतलब होता है मेहतर भंग करने वाला। यहाँ पर बोलने में समान है, इसको गौर से देखना सभी को चाहिए। इस भीड़ का मतलब हो गया बड़े, और इस भीड़ का मतलब हो गया जन समूह। भवन का मतलब महल, भुवन का मतलब संसार, भारतीय का मतलब भारत का, जैसे हम लोग भारतीय है तो भारत का है। फिर यहाँ पर भारती, यहाँ पर सरस्वती या वाणी, इस भारती का मतलब होता है काथी काथी से लगभग बुलाता है। और सूत का मतलब हो गया इस तरह के बेटा, और सूत का मतलब धागा। यहाँ पर भी हर्ष दुर्ग, ये सभी ध्यान से देखना है। स्वर्ग का मतलब तीसरा लोक हो गया, जो 3 लोक है, पृथ्वी लोक, उसके बाद परलोक, और यहाँ स्वर्ग लोक, ये तीसरा लोक स्वर्ग है। और यहाँ पर सर्ग का मतलब होता है अध्याय, यानी कि पाठ। सप्त का मतलब हो गया साप पाया हुआ, और सप्त का मतलब हो गया 7। सुधि का मतलब विद्वान बुद्धिमान, इस सुधि का मतलब, और यहाँ पर इस सुधि का मतलब हो गया स्मरण। इस तरह के हम लोग को अंतर पता करना है। फिर शहर का मतलब नगर होता है, और ये शहर का मतलब सवेरा, यहाँ पर ये शहर है ये। फिर उसके बाद है शाला का मतलब होता है घर या मकान, जैसे पाठशाला, पाठ का मकान, पढ़ाई का मकान। फिर यहाँ पर ये शाला का मतलब होता है पत्नी का भाई। सीता का मतलब ये सीता, ये जब इस तरह के सीता का मतलब जानकी होता है, और इस तरह के सीता का मतलब चीनी होता है। ये दोनों सीता में हर्ष ई का थोड़ा अंतर है बोली में। उसके बाद इस शीशा का मतलब हो गया कांच, और शीशा का मतलब धातु, एक तरह से धातु है। सती का मतलब सैकड़ा होता है, और ये सती का मतलब पतिव्रता स्त्री। यहाँ पर भी ये अंतर है स और स में, कहाँ पर सैकड़ा कहाँ पर पवित्रता। ये बारीकी वाली चीज़ें हैं, इसको देखना ज़रूरी है। स्वच्छ का मतलब हो गया सुंदर आँख, स्वच्छ का मतलब साफ। शय्या का मतलब हो गया बिछावन, और सज्जा का मतलब सजावट। शब का मतलब हो गया रात, जो कि यह एक तरह से मुस्लिम भी शब्द है। और यहाँ पर शब का मतलब लाश। फिर यहाँ पर शिखर का मतलब चोटी हो गया। शिखर जो मतलब ये पहाड़ रहता है, इसके जो इस तरह के भाग को चोटी कहते हैं, गर्ल्स वाला चोटी नहीं। शेखर का मतलब सिर होता है, और इस शिखर का मतलब चोटी होता है। शास्त्र का मतलब हो गया सैद्धांतिक विषय, और शस्त्र का मतलब हथियार। हल का मतलब शुद्ध व्यंजन होता है, जहाँ पर ये हलंत लगा रहता है। और इस हल का मतलब खेत जोतने का औजार। तो यहाँ तक रहा युग्म शब्द। अगर पूरा हिंदी पढ़ना चाहते तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।